हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने के लिए है पौधा के जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग जड़ के बारे में पढ़े थे, यानी रूट के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तना यानी कि स्टेम के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि तना क्या होता है। हम बताए थे कि बीज का दो नुकीला स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ये एक बीज है, तो बीज में दो नुकीला स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है। एक नुकीला स्ट्रक्चर कहलाता है रेडिकिल और दूसरा ऊपर का कहलाएगा प्लूमुल। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब ये रेडिकिल विकसित होता है, जब बीज अंकुरित होगा तो रेडिकिल से बन जाता है जड़, और ये प्लूमुल जब विकसित होता है तो इसी से बन जाता है तना, और इस पर उत्पन्न हो जाता है पत्ती। ठीक है ना। तो यही क्या है, तना यानी कि स्टेम। तो तना का निर्माण होता है बीज के प्लूमुल से। बीज का जो प्लूमुल होता है वही अंकुरित होकर के तना का निर्माण करता है। और तना का एक लक्षण होता है कि यह हमेशा सूर्य के प्रकाश की दिशा में वृद्धि करेगा। जैसे जनरली खुले स्थान में ऊपर से सूर्य का प्रकाश आता है तो तना हमेशा ऊपर ही वृद्धि करेगा। अगर हम गमला में लगे पौधे को, यानी गमला को ही उल्टा करके गिरा करके से रख दें तो पौधा इधर से हो जाएगा। तो ये पौधा धीरे धीरे फिर ऊपर ही वृद्धि करेगा। अगर हम एक अंधेरे कमरे में गमले में लगे लचीले तना वाले पौधा को खिड़की के पास रख देते हैं, किसी अंधेरे कमरे में खिड़की के पास गमला में लगे एक पौधा को रख देते हैं और खिड़की को खोल देते हैं ताकि तिरछा लाइट आए, एक साइड से लाइट आए, ऊपर से लाइट ना आए, और छोड़ देंगे पौधा को एक सप्ताह के लिए। एक सप्ताह के बाद जब देखेंगे तो पता चलेगा कि पौधा का जो तना है वो खिड़की की तरफ मुड़ जाता है। खिड़की की तरफ क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि खिड़की से प्रकाश आता है, तो जिधर से सूर्य का प्रकाश आएगा तना उधर ही वृद्धि करेगा। तना का एक लक्षण होता है कि तना हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। तो तना का हम परिभाषा क्या बोल सकते हैं? हम कहेंगे कि पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के प्लूमुल से होता है। पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के प्लूमुल से होता है तथा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, उसे ही हम तना कहते हैं। तो तना का निर्माण होता है, शॉर्टकट में लिखते हैं, तना का निर्माण होता है बीज के प्लूमुल से, और यह प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। ठीक है ना। तो पौधा का वह भाग जिसका निर्माण बीज के प्लूमुल से होता है और प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, उसी को हम तना कहते हैं। क्लियर? कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम, तना के लक्षण। ऐसा करते हैं, तना का हम एक फिगर बना देते हैं, है ना। तना का एक फिगर बना देते हैं, एक पौधा ही बना देते हैं यहाँ। ये है तना और यहाँ पर निकला हुआ है पत्ती। ये सब निकला हुआ है पत्ती, है ना। ये सब निकला हुआ है पत्ती। तो तना में जहाँ से पत्ती निकलती है, तना का वो जगह कहलाता है नोड। ये हो गया तना का नोड। यहाँ से भी पत्ती निकली तो हम इस जगह को भी कह देंगे नोड। दो नोड के बीच का जो जगह होता है वो कहला जाता है इंटरनोड। दो नोड के बीच के स्थान को क्या कह देंगे? इंटरनोड। ये तना है, तना में जहाँ जहाँ से पत्ती निकलती है वो जगह कहलाता है नोड, और दो नोड के बीच का स्थान कहलाता है इंटरनोड। इस नोड पर ही, इसी नोड पर, पत्ती के पास इस कॉर्नर पर
कुछ छोटा छोटा उभार होता है, और ये जो उभार होता है इस उभार को कहते हैं एक्सिलरी बड। इस उभार को कहा जाता है एक्सिलरी बड। इस उभार को कहते हैं एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड आगे चल कर के वृद्धि कर सकता है। अगर एक्सिलरी बड आगे चल कर के वृद्धि करेगा तो ये बनाएगा या तो ब्रांच बनाएगा यानी कि डाली बनाएगा, या तो फ्लावर बनाएगा यानी कि फूल बनाएगा। ये एक्सिलरी बड वृद्धि करके आगे चल कर के क्या बना सकता है, या तो डाली बना सकता है या तो फूल का निर्माण कर सकता है। अब हम लोग तना का कुछ लक्षण देख लेते हैं, तना का क्या क्या कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो तना का कैरेक्टर एक तरफ से शॉर्टकट में लिखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, तना का निर्माण होता है बीज के प्लूमुल से। तना का निर्माण होता है बीज के प्लूमुल से। दूसरा, तना प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। ठीक है, तना प्रारंभ में हरा होता है। जो नया नया पतला तना होता है ना वो ग्रीन कलर का होगा, लेकिन बाद में ये हो जाता है ब्राउन, भूरा रंग का हो जाता है और काष्ठीय हो जाता है। ब्राउन काष्ठीय मतलब हो गया वुडी। ठीक है ना, काष्ठीय मतलब हो गया वुडी, मोटा मोटा लकड़ी बन जाता है जिससे फर्नीचर का काम भी किया जा सकता है। तो प्रारंभ में तना हरा होता है, लेकिन बाद में ये भूरा रंग का हो जाता है और मोटा मोटा काष्ठीय हो जाता है। उसमें लकड़ी मोटा मोटा बन जाता है, काठ बन जाता है, जिससे कि फर्नीचर का काम भी किया जाता है। ये तना का लक्षण है। इसके बाद चौथा पॉइंट, तना पत्ती और फूल को उत्पन्न करता है। यह पत्ती और फूल को उत्पन्न करता है। लिफ और फ्लावर्स को ये उत्पन्न करेगा। पत्ती और फूल कहाँ पर उत्पन्न होता है? तना पर ही तो उत्पन्न होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट बोलेंगे कि तना पर नोड और इंटरनोड पाया जाता है। इंटरनोड पाया जाता है। नोड किसको कहते हैं? तो तना के जिस स्थान से पत्ती निकलती है उसी को हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच के स्थान को हम इंटरनोड कहते हैं। लास्ट पॉइंट हो जाएगा, तना पर एक्सिलरी बड पाया जाता है। तना पर एक्सिलरी बड पाया जाता है, और ये एक्सिलरी बड आगे चल कर के यदि विकसित होगा, वृद्धि करेगा, तो यह डाली बना सकता है यानी कि ब्रांच बना सकता है, या फिर फ्लावर बना सकता है, फूल बना सकता है। तो तना का क्या क्या लक्षण समझ में आया? पहला लक्षण, तना का निर्माण। तना का लक्षण रिपीट कर देते हैं। तना का निर्माण बीज के प्लूमुल से होता है। तना हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। प्रारंभ में तना हरा होता है, लेकिन बाद में भूरा और काष्ठीय हो जाता है। तना पत्ती और फूल को उत्पन्न करता है। तना पर नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है, और तना पर एक्सिलरी बड पाया जाता है जो विकसित होकर के डाली या फूल का निर्माण करता है। तो तना का लक्षण समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ स्टेम। तना के कार्य। तना कौन कौन सा कार्य करता है, इसके कार्य को हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, तना पौधा को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती, स्ट्रेंथ। तना पौधा को मजबूती प्रदान करता है। पौधा मजबूत होता है किसके वजह से? तना के वजह से। ठीक है, तो तना पौधा को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, तना पत्ती, फूल और फल को उसके स्थान में स्थिर रखता है। पत्ती, फूल और फल किससे जुड़ा रहता है? तना से ही ना। ऐसा हो कि पौधा से अगर अचानक से तना गायब हो जाए, कल्पना करते हैं कि तना गायब हो जाए, तो पत्ती, फूल और फल किससे जुड़ेगा? हवा में उड़ेगा क्या? नहीं ना।
मतलब पत्ती, फूल और फल ये सब तना से जुड़ा रहता है और तना उन सभी को उसके स्थान में स्थिर रखता है। तीसरा, अगर हरा तना है, अगर जैसे नया नया तना हरा होता है, तो हरा तना यदि रहेगा तो वह पत्ती के ही समान प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में कहेंगे इसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। जिस तरह से पत्ती प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, उसी तरह से हरा तना भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, तना जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित किए गए जल और खनिज लवण को, जल और खनिज लवण को, ठीक है, खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, जड़ जमीन से पानी खींचता है ना, वो पानी तना से होकर के ही तो पत्ती तक जाता है। तो तना जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट में बोलेंगे कि कुछ तना भोजन का भी संचय करता है, भोजन का संचय करता है। जैसे हम आलू की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं, तो आलू और हल्दी भी तना होता है, लेकिन उसके अंदर भोजन जमा हो जाता है। तो कभी कभी तना भोजन का भी संचय करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो तना है, कुछ तना कांटों में रूपांतरित हो जाता है, कांटों में रूपांतरित होकर पौधे की सुरक्षा करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि गुलाब के पौधा में कांटा हमको देखने मिलता है, नींबू के पौधा में हमको कांटा देखने मिलता है। वो कांटा क्या है? तना के ही रूपांतरण से तो बना होता है। ठीक है ना, हमको तना का क्या क्या कार्य समझ में आया। यह पौधा को मजबूती प्रदान करता है, यह पत्ती, फूल और फल को उसके स्थान में स्थिर रखता है। हरा वाला तना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन का भी निर्माण करता है। तना जड़ द्वारा जमीन से अवशोषित किए गए जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। कुछ तना भोजन का संचय करता है, और ये जो तना है, ये कुछ तना कांटों में रूपांतरित होकर के पौधे की सुरक्षा करने का भी काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो तना का कार्य हम लोग को समझ में आ गया। आगे का टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना के रूपांतरण। तना कभी कभी कुछ अलग टाइप का काम करने के लिए अपने रूप में करता है परिवर्तन, उसी को हम कहते हैं तना का रूपांतरण। तना कुछ मूल काम से हट करके कुछ अलग अलग टाइप का काम करने के लिए अपने रूप में कर लेता है परिवर्तन, और इस तरह से परिवर्तन करेगा कि देख करके ऐसा लगता नहीं है कि ये तना है। जब हम आलू खाते हैं तो क्या हमको लगता है कि हम तना खा रहे हैं, लेकिन वो तना ही है। आलू तना होता है, हल्दी, अदरक, ओल, अलती, ये सब तना होता है, लेकिन इसमें भोजन जमा हो गया है, खाने योग्य हो गया है, हम लोग उसको खा लेते हैं, उसका रूप भी बदल चुका है। तो जब तना कुछ अलग टाइप का काम करने के लिए अपने रूप में करता है परिवर्तन, तो हम इसी को कहते हैं तना का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तना का रूपांतरण 3 प्रकार का होता है। तना का रूपांतरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं भूमिगत रूपांतरण। दूसरा होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन, अर्धवायवीय रूपांतरण, और तीसरा होता है एरियल मॉडिफिकेशन, वायवीय रूपांतरण। एक एक करके सबको हम लोग समझेंगे।
तना का पहला जो रूपांतरण है वो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन और तीसरा होता है एरियल मॉडिफिकेशन। तना का वैसा रूपांतरण जिसमें तना भूमि के अंदर रह जाता है, जमीन के अंदर रह जाता है, उसी को कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। जैसे कि हम लोग आलू को देखते हैं, आलू तो जमीन के अंदर बैठता है ना, वो तना है, जड़ नहीं है। आलू जड़ नहीं होता, आलू क्या होता है, तना होता है। तो वो कहला गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि तना का वैसा रूपांतरण जिसमें तना का कुछ भाग जमीन के अंदर होगा और कुछ भाग जमीन के ऊपर होगा, उसको कहेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। जैसे दूब ग्रास, दूब घास, दुबड़ी घास होता है ना, तो दुबड़ी घास का जो तना होता है कभी ज़मीन के अंदर जाता, कभी ज़मीन के ऊपर निकलता, कभी ज़मीन के अंदर जाएगा, कभी ज़मीन के ऊपर निकलेगा, ज़मीन पर रेंगते हुए वृद्धि करता है, ज़मीन के कभी अंदर जाएगा कभी बाहर निकलेगा। तो दुबड़ी घास जो होता है उसका तना का कुछ भाग ज़मीन के अंदर होता है, कुछ भाग ज़मीन के ऊपर होता है, तो हम उसी को कह देते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तीसरा है एरियल मॉडिफिकेशन, तना का वैसा रूपांतरण जिसमें तना बिल्कुल वायु में रहता है, बिल्कुल ऊपर में रहेगा, हम उसी को कह देंगे एरियल मॉडिफिकेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं गुलाब में कांटा होता है ना, कांटा, तो तना के ही रूपांतरण से कांटा बनता है और बिल्कुल हवा में रहता है, ऊपर तरफ रहता है। कुछ मकसद होता है रूपांतरण का, ठीक है ना, तना के रूपांतरण का कुछ ना कुछ तो मकसद होता है। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो होता है ये किस काम के लिए होता है, तो ये होता है फॉर फूड स्टोरेज, भोजन को जमा करने के लिए तना अपने रूप में करता है परिवर्तन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन करता है। जैसे आलू भूमिगत रूपांतरित तना है ना, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। आलू क्यों रूपांतरित हो गया, क्योंकि उसको भोजन जमा करना था, आलू में भोजन जमा हो गया इसलिए वो ज़मीन के अंदर चला गया। सब एरियल मॉडिफिकेशन का क्या मकसद रहता है, तना सब एरियल मॉडिफिकेशन क्यों करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए, फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। मतलब ये कि नया पौधा बनाने के लिए, तना नया पौधा बनाने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने के लिए सब एरियल मॉडिफिकेशन करता है। जब हम लोग सबका बारी बारी डिटेल्स पढ़ेंगे ना, वहाँ बताएंगे कि कैसे वो नया पौधा बनाता है। और एरियल मॉडिफिकेशन जो होता है ये फॉर अदर फंक्शन, फॉर अदर फंक्शन, तरह तरह का काम करने के लिए वो एरियल मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है। हमारा जो टॉपिक अब आ गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना का भूमिगत रूपांतरण। यदि तना अपना रूप बदल करके भूमि के अंदर रह जाता है तो हम इसी को कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना का भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरित तना जो होता है ये कई प्रकार का होता है और हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार, है ना, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं 4 प्रकार। भूमिगत रूपांतरित तना हम लोग 4 प्रकार का पढ़ेंगे। एक हो गया राइजोम, दूसरा हो गया कॉर्म, तीसरा हो गया ट्यूबर और चौथा हो गया बल्ब, ठीक है ना। तो राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब क्या होता है ये, राइजोम किसको कहेंगे, जैसे हम लोग हल्दी देखते हैं, हल्दी, तो ये हल्दी का जैसे पौधा होगा, ऊपर पौधा होगा, नीचे इसका तना है, फिर इधर जड़ भी होगा, ठीक है ना। तो हल्दी का कलर हम कौन सा यूज़ कर लें, ये कलर यूज़ करें, ठीक है। हल्दी के तना का कुछ भाग ज़मीन के अंदर होता है, हल्दी के तना का कुछ भाग ज़मीन के अंदर होता है। ऊपर पूरा पत्ती सब रहेगा तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनेगा और वो भोजन नीचे आएगा, तना के निचले भाग में जमा हो जाएगा। तो जब हल्दी का निर्माण होता है, तो जब हल्दी इस तरह से बनेगा तो हल्दी का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना।
हल्दी का निर्माण कुछ इस तरह से होता है। यही हो गया हल्दी, ठीक है ना, यही क्या है, हल्दी है। हल्दी का एक लक्षण है कि वो ज़मीन के अंदर में उधर वृद्धि करेगा, इधर वृद्धि करेगा। इस दिशा को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। इस दिशा को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बोलेंगे वह तना जो भूमि के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, उसी को कहते हैं राइजोम। और राइजोम का दो एग्जाम्पल है, एक हो गया हल्दी और दूसरा हो गया अदरक। हल्दी यानी कि टर्मरिक और अदरक यानी कि जिंजर। वह तना जो जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वृद्धि करता है उसी को कहते हैं राइजोम। और राइजोम का एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक, टर्मरिक और जिंजर। दूसरा है कॉर्म, दूसरा हो गया कॉर्म, ठीक है। कॉर्म में क्या होता है, ओल बना के दिखाते हैं, ओल। अब ओल को हम इसी कलर से यूज बना लेते हैं। तो जब ओल के ऊपर वाले पत्ती में भोजन बनेगा तो वो नीचे तना में आके जमा हो जाएगा और जमा होकर के ये इस डिजाइन का बन जाता है और ये बन गया ओल, ठीक है ना। ओल का लक्षण होता है कि ये ऊपर से नीचे की दिशा में वृद्धि करता है। ऊपर से नीचे की दिशा में वृद्धि करना कहलाता है, ये कहलाता है वर्टिकल डायरेक्शन। ये कहलाएगा क्या, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ये कहलाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये ऊपर से नीचे की दिशा में वृद्धि करेगा यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि करता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की दिशा में वृद्धि करेगा। बोलेंगे वह तना जो भूमि के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि करता है उसी को कहते हैं कॉर्म। और कॉर्म का एग्जाम्पल जो है वो एक तो हो जाएगा ओल, ठीक है, ओल हो गया, और एक हो गया अलती, अलती, ठीक है। इसी को अरबी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोलोकेसिया, इंग्लिश में कहते हैं कोलोकेसिया, ठीक है। तीसरा है ट्यूबर, आलू। तो आलू में क्या होगा, ये आलू का पौधा ऊपर होगा, नीचे तना होगा, यही कलर यूज कर लेते हैं। तना के निचले भाग में भोजन जमा होने लगा और आलू बन गया। तना के निचले भाग में भोजन जमा होने लगा और क्या बन गया, आलू बन गया। ये तना है, आलू बन गया। और इसका लक्षण है कि ये गोलाकार होता है। ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। आलू किस आकृति का होगा, गोल आकृति का होगा। तो बोलेंगे वह तना जो भूमि के अंदर भोजन जमा करके गोलाकार हो जाता है, हम इसी गोलाकार तना को कह देते हैं ट्यूबर। और ट्यूबर का बस एक ही एग्जाम्पल है आलू, ठीक है ना, पोटैटो। आलू में पाया जाता है आई बड, ये आँख कली का, इसको बोलते हैं आई बड। आलू में पाया जाता है आई बड, आँख कली का, ठीक है, गोलाकृति का हो गया, उसको बोल दिए ट्यूबर। और अगला है बल्ब, बल्ब यानी कि प्याज। तो प्याज का फिगर हम बना देते हैं, प्याज का फिगर बना रहे हैं, उतना अच्छा फिगर बना नहीं, है ना। चलो ये प्याज है, तो प्याज में हमको छोटा सा तना यहाँ ये वाला दिखाई पड़ रहा है, यही है छोटा सा तना, ये इतना सा दिखाई पड़ रहा है ना, यही इतना सा तना है। और प्याज का जो पार्ट हम लोग खाते हैं ये मांसल पत्ती है, ये है मांसल पत्ती, यही खाते हैं। और प्याज का नीचे वाला जहाँ से जड़ निकला हुआ है इस पार्ट को हम लोग काट के फेंक देते हैं, यही इसका तना है और यही कहलाता है क्या, बल्ब। और ये बहुत ही छोटा होता है। तो वह भूमिगत रूपांतरित तना जो बहुत छोटा होता है, वह जमीन के अंदर का तना जो बहुत बहुत छोटा होता है और जिसके नीचे रेशेदार जड़ निकला रहता है, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, जिसके नीचे से रेशेदार जड़ निकला रहता है उसी को कहते हैं बल्ब। और बल्ब का एग्जाम्पल होता है प्याज और लहसुन। एक हो गया प्याज, ओनियन, और दूसरा हो गया लहसुन, गार्लिक, ठीक है। तो वह भूमिगत रूपांतरित तना
जो भूमि के अंदर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वृद्धि करता है उसको कहते हैं राइजोम। एग्जाम्पल हो गया हल्दी अदरक। वह भूमिगत रूपांतरित तना जो भूमि के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि करता है वो कहलाता है कॉर्म। एग्जाम्पल हो गया ओल अलती, अरबी, कोलोकेशिया, सब्जी खाते हैं। और वह भूमिगत रूपांतरित तना जो कि गोलाकार होता है और उसमें आई बड पाया जाता है उसी को कहते हैं ट्यूबर। एग्जाम्पल हो गया आलू, पोटैटो। और वह भूमिगत रूपांतरित तना जो बहुत बहुत छोटा होता है और उसके नीचे से रेशेदार जड़ निकला रहता है उसी को कहते हैं बल्ब। एग्जाम्पल हो गया प्याज और लहसुन। भूमिगत रूपांतरित तना कंप्लीट। अगला है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना का अर्धवायवीय रूपांतरण। तना का वैसा रूपांतरण जिसमें तना का कुछ भाग भूमि के अंदर रहता है और कुछ भाग भूमि के ऊपर रहता है उसी को कहते हैं तना का अर्धवायवीय रूपांतरण। और ये अर्धवायवीय रूपांतरित तना भी हम लोग 4 प्रकार का पढ़ेंगे। इसका भी हम लोग जो है 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? तो एक होगा रनर, दूसरा होगा ऑफसेट, तीसरा होगा स्टॉलन और चौथा होगा सकर। 4 प्रकार का अर्धवायवीय रूपांतरित तना हम लोग पढ़ने वाले हैं, रनर, ऑफसेट, स्टॉलन और सकर। ठीक है। रनर हम किसको कहेंगे? दुबढ़ी का पौधा, दुबढ़ी का घास होता है ना, दूब ग्रास, दुबढ़ी का घास। ये जमीन का सतह बनाते हैं। ये है जमीन का सतह, ठीक है, ये है जमीन का सतह। और इस पर ये दुबढ़ी का पौधा नीचे जड़ है, तना ऐसे ऊपर आया। अब बस ज़मीन पर इसे लेट जाएगा, ऐसे ज़मीन में धंसेगा, फिर ये ज़मीन से बाहर निकलेगा, फिर ज़मीन में धंसेगा, फिर बाहर निकलेगा। तो बार बार ज़मीन में धंसेगा और ज़मीन से बाहर निकलेगा। जहाँ जहाँ ज़मीन में धंस गया यहाँ से नीचे जड़ निकल जाएगा और ऊपर इसका पत्ती सब निकल जाएगा। यहाँ से जड़ निकल गया नीचे और ऊपर इस तरह से पत्ती वगैरह सब निकल गया और इस तरह से लगातार ये फैलते जाता है। अब यदि इसको यहाँ से कट भी कर दिया जाए, इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा न्यू प्लांट। ये मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसके पास अपना जड़ है, ये ज़मीन से पानी खींच लेगा, प्रकाश संश्लेषण खुद से करके अपना भोजन बना लेगा और ये जिंदा रहेगा। तो वह तना यही वाला तना, यही तना कहला गया क्या? रनर। वह तना जो भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है, वह तना जो भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है उसी को कहते हैं रनर। और रनर को अगर कट कर दिया जाए तो जहाँ जहाँ इसका नोड होगा, जहाँ जहाँ ज़मीन को टच किया वहाँ जो नोड होगा वहाँ से छोटा सा पौधा निकल जाता है। अगर इसको काट भी दिया जाए ना, ये न्यू प्लांट बन जाएगा। तो तना का जो अर्धवायवीय रूपांतरण होता है इसका मकसद ही है नया पौधा बनाना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो दूब घास, ठीक है ना, दूब घास, दूब ग्रास, इसको कहते हैं दूब ग्रास, दुबढ़ी का पौधा। ठीक है। दूसरा को पानी का यहाँ ऑफसेट, एक जलीय पौधा होता है जलकुंभी, होता है ना जलीय पौधा जलकुंभी। ये पानी है, पानी में उत्पन्न होता है जलकुंभी का पौधा। तो ये जलकुंभी का पौधा यहाँ बना देते हैं। जलकुंभी के पौधा का ये नीचे जड़ हो गया, ये तना है। तो जिस तरह से दुबढ़ी का पौधा जमीन की सतह पर रेंग कर वृद्धि करता है उसी तरह से जलकुंभी का पौधा पानी की सतह पर रेंग कर वृद्धि करेगा। ये पानी की सतह पर रेंग कर वृद्धि करेगा। तो जहाँ जहाँ नोड होगा वहाँ वहाँ से जड़ निकलेगा, ऊपर पौधा बनेगा। यहाँ नोड है तो यहाँ से नीचे जड़ निकला और ऊपर में पौधा बन गया। तो यही वाला जो तना है, ये जो तना हम देख रहे हैं जो जल की सतह पर रेंग कर वृद्धि कर रहा है, यही कहलाता है ऑफसेट। अगर इसको यहाँ से हम कट भी कर देते हैं तो ये बन जाएगा न्यू प्लांट, क्योंकि इसके पास अपना जड़ है, ये पानी को खींचेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन का निर्माण खुद से कर लेगा। ये बन जाएगा इतना सा टुकड़ा नया पौधा। ठीक है। वह तना जो जल की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है उसी को कहते हैं ऑफसेट। और ऑफसेट का जो एग्जाम्पल है
ये है जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। ठीक है। तीसरा है स्टोलन। तीसरा क्या है? स्टोलन। ठीक है, तीसरा है स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है कि ये है ज़मीन का सतह, ये हो गया ज़मीन का सतह, और यहाँ पर लगा हुआ है एक पौधा, यहाँ पर लगा हुआ है एक पौधा। पौधा का ये मुख्य तना है, यहाँ से एक डाली निकला और डाली ज़मीन, ये झुक करके ज़मीन को टच कर गया, और फिर ये यहाँ से ऐसे निकला, निकल करके इधर एक पौधा का रूप लिया। ठीक है। और यहाँ से तना जड़ निकल जाएगा, इस जगह जड़ निकल जाएगा। मुख्य तना से एक शाखा निकला और शाखा झुक करके, ये पतला कमजोर टाइप का शाखा होगा, झुक करके ज़मीन को टच कर गया, फिर वहाँ से निकल गया, और यहाँ चूंकि अब जड़ निकल गया तो इसको अगर इसको काट भी दिया जाए यहाँ ना, अगर हम इसको काट भी दें यहाँ से, तो ये बन जाएगा नया पौधा, ये बन जाएगा न्यू प्लांट, ये बन जाएगा न्यू प्लांट, नया पौधा। तो हम इस तरह के तना को ही कह देते हैं स्टोलन। वह तना जो मुख्य तना से निकलकर झुक जाता है, जमीन में धंस करके एक नया पौधा का निर्माण करता है, उसी तना को कहते हैं स्टोलन। और स्टोलन का जो एग्जाम्पल है, स्टोलन का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है पुदीना। पुदीना को कहते हैं इंग्लिश में मिंट। पुदीना का पौधा इसी तरह का होता है, पतला पतला तना होगा और वो बार बार झुकेगा, गिरेगा, ज़मीन को टच करेगा, फिर ऊपर निकलेगा, तो जहाँ ज़मीन को टच किया वहाँ से जड़ निकल जाएगा। अगर जड़ निकल गया तो ये बन गया एक न्यू प्लांट। इसको काट भी दें यहाँ से, ये न्यू प्लांट बन जाएगा। और लास्ट है शकर। लास्ट है शकर। अब शकर में क्या होगा? ये है ज़मीन का सतह। ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है एक पौधा, यहाँ पर लगा हुआ है एक पौधा। ठीक है। अब इधर इसका जड़ है, यहाँ से इसका जड़ है, और ये है तना। तो तना का कुछ भाग ज़मीन के अंदर है, तना का कुछ भाग ज़मीन के अंदर है। ज़मीन के अंदर से ही एक तिरछा शाखा इसे निकला, ज़मीन के अंदर से ही एक ऐसे तिरछा शाखा निकला, और इधर पत्ती वगैरह सब बन गया, यहाँ पर पत्ती वगैरह सब बन गया। ठीक है। और यहाँ से जड़ भी निकल गया, यहाँ से जड़ भी निकल गया। ठीक है ना। तो हम इस तरह के तना को, ये जो तना है ये एक न्यू प्लांट बना दिया, ये बन गया न्यू प्लांट, न्यू प्लांट, नया पौधा। अगर यहाँ से इसको कट भी कर दिया जाए ना, यहाँ से ऐसे कट भी कर दिया जाए, तो ये एक नया पौधा बन जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद का जड़ है कि नहीं, ये मरेगा नहीं। तो वह तना जो भूमिगत तना से तिरछा शाखा के रूप में निकलता है, जब किसी भूमिगत तना से, जमीन के अंदर वाले तना से एक तिरछा शाखा निकलता है और वो एक नया पौधा का निर्माण कर लेता है, तो हम इस तरह के तना को कहते हैं शकर। यही वाला तना कहलाएगा क्या? शकर। और शकर का एग्जाम्पल है गुलदाउदी। गुलदाउदी को इंग्लिश में कहते हैं क्रिसैंथेमम, इसको कहते हैं क्रिसैंथेमम। गुलदाउदी का फूल होता है, ठीक है ना, उसी का यह तना है। तो हम लोग अर्धवायवीय रूपांतरण में 4 प्रकार पढ़े। एक हो गया रनर, ऑफसेट, स्टोलन और शकर। रनर क्या है? तो वह वैसा तना जो भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है, उसी को कहते हैं रनर। ऑफसेट क्या है? वैसा तना जो जल की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करता है, उसको कहते हैं ऑफसेट। और इसके दोनों के प्रत्येक नोड से न्यू न्यू प्लांट बनता है। और स्टोलन क्या है? तो वैसा तना जो मुख्य तना से शाखा के रूप में निकलकर झुक जाता है, जमीन को टच करके फिर ऊपर निकलता है और एक नया पौधा बनाता है, उसी को कहते हैं स्टोलन। और लास्ट में शकर, यानी कि वैसा तना जो भूमिगत तना से तिरछा शाखा के रूप में निकल करके एक नया पौधा का निर्माण कर देता है, उसी को कह देते हैं शकर। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तना का वायवीय रूपांतरण। और ये वायवीय रूपांतरित तना क्या होता है? तना का वैसा रूपांतरण जिसमें तना बिल्कुल वायु में रहता, ऊपर रहता, जमीन के संपर्क में नहीं रहता, उसी को कहते हैं तना का वायवीय रूपांतरण। और ये वायवीय रूपांतरित तना भी 4 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन?
तो एक होता है स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, दूसरा होता है स्टेम थॉर्न, तीसरा होता है फाइलोक्लेड और चौथा होता है क्लेडोड, चौथा होता है क्लेडोड। 4 प्रकार का वायवीय रूपांतरित तना हम लोग पढ़ेंगे, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लेड और क्लेडोड। स्टेम टेंड्रिल क्या है? तो कुछ तना से, जैसे ये तना है, यहाँ पर पत्ती है ना, पत्ती, तो यहाँ पर होगा एक्सिलरी बड और वही एक्सिलरी बड यहाँ से विकसित होकर के स्प्रिंग जैसा रचना बना देता है। ये एक्सिलरी बड ही स्प्रिंग जैसा रचना बना देता है। इसी स्प्रिंग वाले तना को हम कह देते हैं स्टेम टेंड्रिल। अगर तना रूपांतरित होकर स्प्रिंग जैसा रचना बना ले तो हम इस स्प्रिंग वाले तना को कह देते हैं स्टेम टेंड्रिल। इसका क्या मकसद होता है? मकसद ये होता है कि आसपास कोई खंभा मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, तो उससे ये उलझ जाता है और पौधा को ऊपर की ओर वृद्धि करने में मदद करता है। स्टेम टेंड्रिल का निर्माण खास करके वैसे पौधे में होता है जिसका तना कमज़ोर टाइप का हो, लचीला टाइप का हो, लत्तर टाइप का हो। जैसे कि कद्दू का पौधा, खीरा का पौधा, उसका तना तो लचीला टाइप का होता है, वो तो डायरेक्ट ज़मीन पर सीधा खड़ा हो नहीं सकता है, इसलिए उसमें स्टेम टेंड्रिल बनता है। और ये टेंड्रिल आसपास कोई खंभा रहेगा, कोई बत्ती रहेगा, कोई धागा रहेगा, कोई रस्सी लटका हुआ रहेगा, कोई बांस रहेगा, तो उससे ये स्टेम टेंड्रिल उलझ जाता है और पौधा को ऊपर चढ़ने में मदद मिलता है। तो जब पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, किसी खंभे पर ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए तना अपना रूप बदलकर स्प्रिंग का निर्माण कर लेता है, तो हम इसी को कह देते हैं स्टेम टेंड्रिल। और स्टेम टेंड्रिल का निर्माण किस में होता है? इसका एक एग्जाम्पल हो गया खीरा, ककम्बर, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया कद्दू, है ना। कद्दू को क्या बोलते हैं? पंपकिन, पंपकिन, ठीक है। दूसरा स्टेम थॉर्न। ये स्टेम थॉर्न क्या होता है? थॉर्न यानी कि कांटा। तो क्या है कि कभी कभी जैसे गुलाब सब में हम देखते हैं कि ये तना है, पत्ती है, इसका जो एक्सिलरी बड होगा ये कांटा में कन्वर्ट हो जाता है, इससे कांटा बन जाता है, कांटा। और यही कांटा जो बन गया, ये जो कांटा बन गया, यही कहलाता है स्टेम थॉर्न। क्यों बन जाता है कांटा? शत्रु से पौधा की सुरक्षा करने के लिए, गाय, भैंस, बकरी पौधा को आके खा ना ले, इसके लिए इसका तना कांटा में चेंज कर गया कि जब गाय बकरी सब इसको आकर के खाएगी तो मुंह में कांटा धंसेगा और फिर वो खाना छोड़ देगी। तो शत्रु से सुरक्षा करने के लिए जब तना कांटों में रूपांतरित हो जाता है तो हम इसी कांटा वाला तना को कहते हैं स्टेम थॉर्न। और स्टेम थॉर्न का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गुलाब। गुलाब में हमको देखने मिलता है रोज़ हो गया, और एक हो जाएगा नींबू, ठीक है ना, लेमन हो जाएगा। दोनों हमको देखने मिलता है स्टेम थॉर्न, ठीक है। अगला है फाइलोक्लेड। अगला है फाइलोक्लेड। ये फाइलोक्लेड क्या होता है? तो नागफनी, ये हुआ नागफनी का पौधा, तो है ना, कांटा निकला रहता है इसमें से कांटा निकला रहता है नागफनी में। नागफनी मरुस्थल का पौधा होता है, बहुत ही कठिनाई से थोड़ा बहुत ये पानी को खींच पाता है, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पानी को खींचेगा। अगर इसमें सामान्य पत्ती होगी तो पत्ती के पिछले सतह पर पाया जाता है छोटा छोटा छिद्र, जिसको कहते हैं स्टोमाटा, और उस स्टोमाटा से अधिकांश पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। तो ये जो नागफनी का पौधा है, कैक्टस का जो पौधा है, यह क्या करता है? अपने कांटा, अपने पत्ती को रूपांतरित करके कांटा में कन्वर्ट कर लेगा। ये जो कांटा हमको दिखाई पड़ रहा है ना, ये कांटा जो है, ये जो हम कांटा देख पा रहे हैं, ये जो कांटा है ना, ये क्या है? ये है पत्ती का रूपांतरण। ये है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती के रूपांतरण से कांटा बना है। पत्ती अपना रूप बदल लिया, कांटा बन गया, ताकि
पत्ती से पानी का वाष्पोत्सर्जन ना हो। लेकिन एक दिक्कत हो जाता है कि जब पत्ती कांटा में कन्वर्ट हो जाता है तो पत्ती का जो मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, वो काम कांटा कर नहीं पाता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए इसका तना हो जाता है चपटा और हरा हो जाएगा सॉरी, चपटा और हरा हो जाएगा। ये जो हमको चपटा वाला पार्ट हमको देखने मिल रहा है, यही है इसका तना, यही इसका क्या है, तना। कैसा हो गया, तना हो गया चपटा और कैसा हो गया, हरा हो गया। इसी तना को कह देते हैं फाइलोक्लैड, इसी को कहते हैं फाइलोक्लैड। इसी तना को क्या कह देंगे, फाइलोक्लैड। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए तना चपटा और हरा हो जाता है तो हम इसी तना को कह देते हैं फाइलोक्लैड, ठीक है ना, फाइलोक्लैड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल जो है हो गया नागफनी, इसका एग्जाम्पल हो गया नागफनी, नागफनी, कैक्टस, ठीक है ना। ये वास्तव में दो तरह के काम के लिए रूपांतरित होता है, एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना है, दूसरा पानी को स्टोर करके रखना है। तो ये थोड़ा सा मांसल तना होता है और मांसल तना के अंदर में पानी भी जमा रहता है। चूँकि नागफनी का पौधा मरुस्थल का पौधा है, पानी का बहुत दिक्कत होता है, वहाँ बड़ी मुश्किल से पानी को खींच पाता है और वो भी पानी अगर इसके सामान्य पत्ती से वाष्प बन करके उड़ जाए तो इसके पास बचेगा क्या। तो पानी के वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए इसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। कांटा में रूपांतरित होने के कारण वो पत्ती यानी कांटा वाला पत्ती प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना नहीं सकता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए तना ही चपटा और हरा हो जाता है। ये तना प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा और साथ ही साथ ये जल को भी संचित करके रखता है। इसका एग्जाम्पल हो गया नागफनी। और लास्ट है क्लेडोड। एक पौधा होता है एस्पेरेगस का, एक पौधा होता है एस्पेरेगस का, पतला पतला डंडी जैसा, लंबा लंबा, इसी जैसे ये पेन है ना, स्केच है ना, इसी के जैसा होता है। तो एस्पेरेगस में क्या होता है कि ये है एस्पेरेगस का पौधा, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, एस्पेरेगस का ये पौधा है। इसमें पत्ती बड़ी अविकसित रहता है, पता तक नहीं चलता है कि पत्ती किधर है, ठीक है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, इसके तना का जो नोड होता है ना, वहीं से छोटा छोटा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर ऐसे निकल जाता है। ये जो छोटा सा पत्ता जैसा स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से, ये तना के ही रूपांतरण से बना है और यही पत्ती जैसा डिजाइन कहलाता है क्या, क्लेडोड। इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। और इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है एस्पेरेगस। सतावर कहते हैं इंग्लिश, हिंदी में सतावर कहते हैं, इंग्लिश में एस्पेरेगस कहते हैं, ठीक है ना, एस्पेरेगस। एक बार हर बात को बोल देते हैं। तना का वायवीय रूपांतरण 4 प्रकार का हो गया, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लैड और क्लेडोड। जब तना पौधे को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए स्प्रिंग जैसे रचना में परिवर्तित हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। एग्जाम्पल हो गया खीरा और कद्दू, ये स्प्रिंग तना है, कहला गया स्टेम टेंड्रिल। वह तना जब तना पौधे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांटा में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इस कांटा वाला तना को कहते हैं स्टेम थॉर्न। एग्जाम्पल हो गया गुलाब और नींबू। फाइलोक्लैड, जब तना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने और जल को संचित रखने के लिए चपटा, मांसल और हरा हो जाता है तो इसको कहते हैं क्लेडोड। एग्जाम्पल है नागफनी। और लास्ट है क्लेडोड, जब तना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए छोटी छोटी पत्ती के समान रचना में परिवर्तित हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का काम करता है तो हम इसी को कहते हैं क्लेडोड, ठीक है। तो यहाँ हमारा तना का जो रूपांतरण है वो होता है कंप्लीट। अगर ये सब का आप इस नोट्स का अगर PDF लेना चाहते हैं
तो टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको अपलोड कर देंगे, डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, उसमें लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके खुद से ज्वाइन होकर के ये सारा नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा आज तना का टॉपिक हो गया कंप्लीट। हम लोग तना का परिभाषा पढ़ लिए, तना का लक्षण देख लिए, तना का कार्य देख लिए, तना का रूपांतरण भी पढ़ लिए। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्ती। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।